हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक 12 बजे आप सब लोगों के लिए क्लास होती है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे सम्राट अकबर के बारे में। तो साथियों, अकबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे एग्जामिनेशंस में अकबर से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में देखे जाते हैं। तो आज का जो पूरा सेशन होने वाला है वो अकबर के बारे में हम बात करेंगे, और संभवतः जो है कल भी हम लोग अकबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज 1 घंटे की क्लास में अकबर को पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम अकबर के कुछ पार्ट को पढ़ेंगे और कल हम लोग अकबर के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में, ठीक है ना? तो एकदम बिल्कुल आप सब लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और एक बार क्लासेस को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है? और लास्ट में अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास नहीं अच्छी लगती है तो लाइक मत कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा किया जाए ताकि क्लास आपको अच्छी लगे, ठीक है भैया? ओके, अब यहाँ पे टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है अकबर, ठीक है? अकबर की मैं यहाँ पे बात करूं साथियों, सबसे पहले जो बात आती है, इसका जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? इसका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर, ध्यान रखना, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। 42 को कहाँ हुआ है? अमरकोट। अमरकोट, ये अमरकोट कहाँ है साथियों? सिंध में है। ध्यान रखना, कहाँ है? सिंध, ठीक है? इसका जन्म कहाँ हुआ है? अमरकोट, ठीक है? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, ठीक है? कहाँ हुआ? राणा वीरसाल के महल में। राणा वीरसाल के महल में, ठीक है? महल में, ठीक है? ओके, तो राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। तो साथियों, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन। ध्यान रखना, कब हुआ था? पूर्णिमा को। ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? पूर्णिमा को, ठीक है? और पूर्णिमा को कहा जाता है फारसी में बद्र। क्या कहा जाता है? बद्र कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए अकबर के बचपन का नाम क्या होता है? बदरुद्दीन होता है। क्या होता है? बदरुद्दीन, ठीक है? अकबर के बचपन का नाम क्या होता है? बदरुद्दीन। बद्र का मतलब होता है पूर्णिमा, ध्यान रखना। और अकबर का जो जन्म हुआ है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है, इसलिए इसके बचपन का नाम क्या आता है? बदरुद्दीन, ठीक है ना? ओके, बाद में इसका नाम जलाल पड़ता है, और इसके बाद जो आगरा की जनता थी उसने इनको नाम क्या दिया? अकबर का नाम, ठीक है? ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे इनके राज्याभिषेक के बारे में। इनका राज्याभिषेक जो होता है, इनका राज्याभिषेक कैसे होता है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। राज्याभिषेक के लेकर के डेट 2 आती है, कहीं कहीं डेट है 10 और कहीं कहीं है 14 फरवरी, और ईयर है 1556 का, ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इनके राज्याभिषेक या क्राउन सेरेमनी के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, हुआ क्या था कि जनवरी 1556 के आसपास हुमायूं की मौत हो गई थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उसने एक नगर बनाया था जिसका नाम था दीन पनाह, ठीक है? दीन पनाह में ही एक पुस्तकालय था जिसका नाम था शेरे मंडल। तो शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर लड़खड़ाकर इसकी मौत हो गई थी। अब इसकी जब मौत हुई तो कहा जाता है कि इसकी मौत की खबर केवल 3 लोग जानते थे। एक, इसकी एक पत्नी हमीदा बानो, दूसरी इसकी अकबर की धाय माँ थी जिसका नाम था महामंगा वो, और तीसरे जो वजीर आला के पद पे थे, या यूं कहें हुमायूं के कमांडर थे, जिनका नाम था बैरम खान। ये 3 लोग ही जानते थे कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, और इन 3 लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इस मौत को छुपाया जाए। अगर इस मौत के बारे में आसपास के राजपूत राजाओं को मालूम चलेगा तो ये लोग क्या करेंगे? धावा बोल देंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी
कि हुमायूं ने जब सूरी शासकों को हराकर दिल्ली पर फिर से कब्जा किया था तो दिल्ली के आधे हिस्से पर सूरी शासकों का एक प्रधानमंत्री भी था, आपको लिखाया भी होगा, उसका नाम था हेमचंद्र राय हेमू विक्रमादित्य के नाम से लगभग 8 महीने तक उसने दिल्ली पर शासन किया। अभी मैं लिखाऊंगा उसको, ठीक है। 8 महीने तक दिल्ली पर शासन किया। ये इस्लाम शाह सूरी का प्रधानमंत्री था। इस्लाम शाह सूरी के गद्दी से हटने के बाद इसने दिल्ली के आधे से अधिक एरिया पर शासन किया। उसी बीच हुमायूं की मौत हो जाती है। अब मुगल सल्तनत को ये कंफ्यूजन है, इस बात का डर है कि अगर हेमू को ये बात पता चलती है कि हुमायूं की मौत हो चुकी है तो बड़ी आसानी से वो हमको भगा देगा या हमको हरा देगा, क्योंकि सेना लड़ने नहीं जाएगी बगैर किसी राजा के। तो हुमायूं की मौत को छुपाया गया, करीब करीब 15-20 दिन इसकी मौत को छुपाया गया। और कहा जाता है कि हुमायूं जो है उसकी मौत छुप भी गई। क्यों छुप गई? क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था कि हुमायूं ज्यादातर महलों के अंदर होता था। महलों के अंदर मतलब ये नशा बहुत करता था, तो कई हफ्ते ये अपने महल से बाहर नहीं निकलता था। जब भी इसके दरबार के मंत्री या तमाम लोग पूछते कि मुझे बादशाह से मिलना है, तो यही जवाब आता कि भैया वो तो सो रहे हैं या तो अपने कमरे में है। तो शायद इसी वजह से जो है यही कमियां जो थी ये हुमायूं के लिए और साथ ही साथ तख्ते मुगलिया के लिए या खानदाने बाबरी के लिए ये वरदान साबित हुई, है ना। और हुमायूं की मौत को छुपा लिया गया। रातों रात क्या हुआ, बैरम खान अकबर को लेके पंजाब के कलानौर पहुंचता है और वहां इसको भारत का बादशाह घोषित करता है। तब लोगों को मालूम चलता है कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, ठीक है। अभी हम आगे हुमायूं की चर्चा और करने वाले हैं, ठीक है। राज्याभिषेक इसका 1556 में, ठीक है। बैरम खाने कहाँ किया था? पंजाब के कलानौर में, ठीक है। एक सूफी संत को बुलाया गया था, उस सूफी संत ने इसका राज्याभिषेक किया था। बैरम खान ने पंजाब के कलानौर में ईंटों का सिंहासन, ध्यान रखना, ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया, है ना। अकबर का राज्याभिषेक, ध्यान रखना, अकबर का राज्याभिषेक किया, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अकबर का इसने क्या किया? ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया। अब इसी अकबर के ही शासन काल में आप देखेंगे हुमायूं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करेंगे आप सब लोगों से। हुमायूं के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हुमायूं, ठीक है। अब समझिए, हुमायूं की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो पत्नी है वो कौन है? इनकी पत्नी की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आता है हमीदा बानो, दूसरी आती है चांद बेगम, तीसरी आती है महाचूचक बेगम, और एक पत्नी इनकी आती है जिनका नाम है हाजी बेगम, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे हुमायूं का मकबरा जो है, क्योंकि ये अकबर के समय में ही हो रहा है ना। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के आदेश पर दिल्ली में बना, ध्यान रखना, कहां बना? दिल्ली में बना, ठीक है। हाजी बेगम के आदेश पर कहां बना? दिल्ली में बना। हुमायूं का मकबरा जो है साथियों, एक बात का ध्यान रखना, ये पहली बार इसमें क्या हुआ था? पहली बार सफेद संगमरमर, ध्यान रखना, सफेद संगमरमर का प्रयोग। ये पहला ऐसा मकबरा है जिसमें सफेद संगमरमर का
प्रयोग हुआ था और इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ताजमहल का पूर्वगामी, ठीक है, ताजमहल का पूर्वगामी, ठीक है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, ठीक ऐसे ही इससे पहले हुमायूं का मकबरा सफेद संगमरमर से बन चुका था, ठीक है। तो इसको हम ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। अब आइए इस पॉइंट को हम आगे जो है लिंक करते हैं। राज्याभिषेक अकबर का हो गया। अब अकबर जो है, जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसकी उम्र जो है अगर आप देखेंगे तो इसकी जो उम्र है लगभग 13 साल 4 महीने की उम्र है। ध्यान रखना, 13 साल 4 महीने की उम्र है अकबर की। अब ऐसे में क्या हो कि अकबर भाई इतने कम टाइम पे, इतने कम उम्र में शासन करेगा कैसे? तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि बैरम खान साहब इसके संरक्षक के रूप में काम करेंगे। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ, एक घटना होती है। वो घटना के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। वो पॉइंट है 1556 से 1560 ईस्वी तक, 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान, आप सब लोग बैरम खान की स्टोरी जानते होंगे कि बैरम खान ने हुमायूं की कई लड़ाइयों में मदद की थी। बैरम खान ईरान से आया था। बैरम खान एक शिया मुसलमान था। बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम थी। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खान खाना था। ध्यान रखना, ये सब पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। बैरम खान अकबर का संरक्षक था और इसका जो पद है, अगर आपसे पूछेंगे इसका ओहदा क्या है, तो यह है वजीर आला। ध्यान रखना, वजीर आला, ध्यान रखना, इसका पद क्या है? वजीर आला, ठीक है। अकबर की धाय मां, अकबर की माता, पहले बात करेंगे अकबर की जो माता है वो कौन है? हमीदा बानो। अब हमीदा बानो का जो पद था वो क्या पद था? मरियम मकानी, जिनको आप सब लोग कह सकते हैं मरियम मकानी। ध्यान रखना, मकरानी नहीं है, मरियम मकानी है, ठीक है, मरियम मकानी, ठीक है। और अकबर की धाय मां या इसको पालने वाली मां, धाय मां जो थी वो कौन थी? महम अंगा। और ये किस पद पे थी? वजीर आलिया थी। क्या थी ये? वजीर आलिया। इसका पद क्या था? वजीर आलिया, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे आपके सामने आ जाता है। तो ये सिचुएशन यहां पे बन रही है कि अकबर का ये संरक्षक था, अकबर की माता का ये पद था, अकबर की धाय माता का ये पद था, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है आपको। अब मैं छोटा सा एक पॉइंट यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा, अकबर के बचपन की कहानी। क्या है अकबर के बचपन की कहानी? इतिहासकार कानून गो है, इतिहासकार कनिंघम है, इतिहासकार लेनपोल है। ये 3 इतिहासकार हैं और एक इतिहासकार यदुनाथ सरकार है, लेकिन वो बहुत बाद में आते हैं। वो उत्तर मुगल काल के बारे में तमाम स्टेटमेंट्स रखते हैं। लेकिन अगर मुगल काल की बात करेंगे तो कानून गो और कनिंघम, ये 2 इतिहासकार ऐसे हैं जो मुगल डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, खास तौर पे अकबर के बारे में, ठीक है। ये कहते हैं कि अकबर का शुरुआती जीवन या बचपन जो था वो अपने चाचाओं के घर में बीता। अब इनके चाचा कौन थे? कामरान, हिंदाल, अस्करी। बचपन इनके चाचाओं के घर में बीता। अकबर की स्थिति अपने सगे चाचा के घर में गुलामों से भी बदतर थी। मतलब आप इस नतीजे पे आप पहुंच सकते हैं कि हुमायूं के ये सगे भाई थे और हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा करके अपने भाइयों को जगह जगह राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया था। वही भाई आज की डेट में हुमायूं और हुमायूं के बच्चों को अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। एक इतिहास कहता है कि कामरान के घर में, कामरान जो काबुल में था,
कामरान के घर में अकबर की स्थिति गुलामों से भी बदतर थी। यह घटना है लगभग 1546 के आसपास की। 1546 में कामरान अकबर को मार देना चाहता था, लेकिन माहम अंगा ने सूझबूझ से अकबर को बचाया। और अकबर को बचाने के बाद कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए माहम अंगा उसको लेके रीवा चली गई। रीवा में उस समय तत्कालीन जो राजा थे उनका एक बेटा था, उसका नाम था रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र और अकबर की उम्र लगभग एक थी और वो दोनों साथ खेला करते थे। ये दोनों ही बहुत ही कड़े, बहुत ही मझे हुए राजा बने आगे चलकर। ये रामचंद्र वही हैं जिनके दरबार में तानसेन रहा करते थे। ये रामचंद्र वही राजा हैं जिनके दरबार में बीरबल रहा करते थे। और रामचंद्र के ही दरबार से निकलकर बीरबल और तानसेन अकबर के दरबार में पहुंचे। साथियों, ये दोनों ही राजा अनपढ़ रह गए। भारत के इतिहास में 2 या 3 ऐसे शक्तिशाली राजाओं का उल्लेख मिलता है जो अनपढ़ थे, जिनमें एक नाम अकबर का आता है और दूसरा नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखें अकबर जो था वो एक अनपढ़ राजा था। यहां पे आप लिख सकते हैं अकबर अनपढ़ था, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा यही था। कहते हैं ना, ये अनपढ़ जरूर था लेकिन ये कढ़ा हुआ था, मझा हुआ खिलाड़ी था। ठीक है ना। और सबसे योग्य जितने भी मुगल शासक रहे हैं उसमें अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये बाबर के बाद सबसे योग्य जो शासक रहा है वो अकबर रहा है। ठीक है, इसकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी रही है। तो अकबर का जो जिंदगी रहा है, बचपन की जिंदगी जो रही है वो मुफलिसी में, तकलीफों में बीती है। इसके बाद अब अकबर का संरक्षक कौन बन बैठा है? बैरम खान। लेकिन अभी भी दिल्ली की जो शासन है, दिल्ली का जो गद्दी है वो इसके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के आधे से अधिक हिस्से पे अभी भी बैरम खान बना हुआ है। तो इनकी पहली प्राथमिकता थी कि बैरम खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जब तक बैरम खान है तब तक हम दिल्ली में हुकूमत नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए एक युद्ध होता है जिसको हम सब लोग कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये लड़ा जाता है 5 नवंबर 1556 को। और इस युद्ध में लड़ कौन रहे थे? इस युद्ध में ये युद्ध हो रहा था बैरम खान वर्सेस हेमू। ध्यान रखना, इस युद्ध में क्या हुआ, कहते हैं कि इस युद्ध को लगभग हेमू जीत गया था, लेकिन बैरम खान जो है इस युद्ध में लगातार संघर्ष पे संघर्ष करता रहा और भागते भागते वो तीर चला रहा था। और कहा जाता है कि जब हेमू पूरी तरीके से युद्ध को जीतने के करीब में था, उसी बीच एक तीर जाकर के हेमू की आंख में लग गया। और वो तीर हेमू की आंख में लगने की वजह से हेमू हाथी से नीचे गिर गया। जब तक उसके सैनिक ये समझ पाते कि हेमू अभी जीवित है, इतने में क्या हुआ कि तुरंत बैरम खान पहुंच करके उसने हेमू का गला काट दिया, उसकी हत्या कर दी। और जीती हुई बाजी हेमू हार गया और हारी हुई बाजी बैरम खान इस युद्ध को जीत गया। ठीक है, अब आगे यहां पे आप देखेंगे कि हेमू जो है यह सूरी शासक का प्रधानमंत्री था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और बच्चों, यह अंतिम विक्रमादित्य भी था। ध्यान रखना, यह क्या है? अंतिम विक्रमादित्य था।
ठीक है। इस पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? बैरम खान की जीत हुई, बैरम खान की जीत हुई, बैरम खान की क्या हुई? जीत हुई। अब यहां पर आप देखेंगे कि अकबर ने राजधानी क्या बनाई है, यहीं पर चेंज हुआ मामला। जब उसको पूरा ग्रिप मिल गया तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने आगरा से शासन प्रारंभ किया, शासन प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। अब इसने क्या किया? आगरा में, आगरा में, आगरा में क्या किया इसने? ध्यान देना यहां पे, आगरा का किला, आगरा का किला, ध्यान रखें, आगरा का किला दीवाने आम, ठीक है, आगरा का किला दीवाने आम, आगरा का महल, आगरा का महल, ये तीन चीजें यहां पे बनवाया, ठीक है। यहां पे ये तीन चीजों का इसने क्या किया? निर्माण किया। इस बात का ध्यान रखेंगे, इन तीन चीजों का यहां पे क्या किया? निर्माण किया। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, यहां पे अकबर का जो बचपन रहा है, उस बचपन में सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करने का काम उसकी एक धाय मां महामंगा ने किया। लेकिन जब अकबर राजा बना तो महामंगा जो थी वो अपने उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रही थी जिसके लिए उसने अकबर को बादशाह बनाया था। कहीं ना कहीं महामंगा के मन में कसक रह जाती थी कि उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि बैरम खान कहीं ना कहीं उसमें रुकावट डाल देता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बैरम खान को रास्ते से हटाने का काम महामंगा ने किया, जबकि कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि महामंगा ने बैरम खान की हत्या नहीं करवाई, बल्कि अकबर या हुमायूं के जो दुश्मन थे अफगान लोग, उन्होंने ही बैरम खान की हत्या कर दी थी। दरअसल ये घटना क्या है? ये घटना है 1560 की, जब महामंगा ने अकबर से कहा कि बैरम खान की उम्र हो गई है, अब उन्हें मक्का मदीना की यात्रा पर भेज देना चाहिए। अब मक्का मदीना की यात्रा पर भेज देना चाहिए, ऐसा अकबर से कहा गया। और किसने कहा? महामंगा ने। और यह कहा कि अब आपकी उम्र बड़ी हो गई है, अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब आप अपने शासन का कार्य खुद संभाल सकते हैं, शासन का कार्य संभाल सकते हैं, ये इन्होंने कहा। तो हुआ ये कि अकबर ने, ध्यान रखना, अकबर ने बैरम खान को 1560 में मक्का की यात्रा, ध्यान रखना, मक्का की यात्रा पर भेजा। अब मक्का की यात्रा पर इन्होंने जब भेजा तो सबसे बड़ी बात यह थी कि मक्का की यात्रा पर जब ये जाएंगे तो कहां से जाएंगे? गुजरात के रास्ते से जाएंगे। बैरम खान गुजरात पहुंचे, ध्यान रखना, बैरम खान गुजरात पहुंचे, क्योंकि वहीं पानी के रास्ते इनको जाना था, पहुंचे। अब गुजरात पहुंचे तो कहां पहुंचे? पाटन। पाटन में इनकी हत्या हो गई, पाटन में इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ध्यान रखना, यहां पे पाटन में क्या हो गई? इनकी हत्या हो गई। ध्यान रखना, यहां पे अकबर ने बैरम खान को 1560 में मक्का की यात्रा पर भेजा, बैरम खान गुजरात पहुंचे, पाटन में इनकी हत्या हो गई। ठीक है, पाटन कहां है? आपके गुजरात में ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि अकबर ने ही बैरम खान को भेजा। अब कैसे इसको क्या कंट्रोल करे? तो इसने क्या किया? बैरम खान, ये बैरम खान जो है ना, इनको अकबर जो है प्यार से क्या कहता था? खान बाबा। क्या कहता था? खान बाबा।
की पत्नी सलीमा और पुत्र सलीम को अपनाया, मतलब उन्हें अपना नाम दिया, उन्हें अपने सलीमा को अपनी पत्नी और सलीम को अपने पुत्र के रूप में एक्सेप्ट किया। ये थी, ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। ये सलीम को खान खाना की उपाधि दी, ध्यान रखना। सलीम को क्या हुआ? खान खाना की उपाधि, खान खाना की उपाधि दी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, खान खाना की क्या दिया? उपाधि दिया, ध्यान रखना, बैरम खान ने, ठीक। अब चूंकि बैरम खान की हत्या हो चुकी है और अब महामंगा का रास्ता साफ हो गया, तो हुआ क्या, एक शासन चला भैया भारत के अंदर, और उस शासन को हम सभी लोग कहते हैं पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन, ये पेटीकोट शासन जो है, इसको हम हरम दल भी कहते हैं। ये शासन 1560 से लेके 1562 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? महामंगा। इसमें होता क्या था? पेटीकोट शासन में होता क्या था? हरम दल शासन होता क्या था? ये हरम वो जगह है जहां पर तमाम राजाओं की लड़कियों को, उनकी बहनों को जीत कर ला करके रखा जाता था, और इनमें से कुछ ऐसी भी होती थी जिनको खरीदा और बेचा जाता था, और खरीदा और बेचा जाता था, उसके लिए एक मार्केट लगती थी जिसको हम सब लोग मीना बाजार के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली। ये उनको खरीदने और बेचने का धंधा करती थी महामंगा, और उसकी सारी इनकम अपने पास रखती थी। इसी बीच आप देख सकते हैं अकबर ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को भी चैलेंज किया था कि आप हमारे हरम में शामिल हो जाइए। हरम ये वो जगह होती थी जहां पर मुगलों की रानियां रहा करती थी, और उन्हीं की सेवा के लिए तमाम दासियां हुआ करती थी। हरम वो जगह थी जहां पर उन लड़कियों को भी रखा जाता था जिन्हें बेचने का धंधा किया जाता था, और ये सारा का सारा कंट्रोल महामंगा के हाथों में था, ध्यान रखना इस बात का। और इसी के लिए एक बाजार लगती थी जिसको मीना बाजार के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत 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 निकृष्ट काम था, समाज के लिए भी और अकबर के लिए भी। और अकबर ने 1562 में इस बात को महसूस किया कि ये बहुत गलत हो रहा है, और अकबर ने इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और इस पर बैन लगा दिया कि ऐसा दोबारा कोई करता हुआ पाया गया तो उसे सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यानी ये अकबर का एक बहुत अच्छा फैसला था अपनी रियाया, अपनी प्रजा के लिए। और महामंगा यही सब काम करना चाह रही थी, और इसीलिए संभवतः उसने खान बाबा को रास्ते से हटाया। अब आप देखेंगे अकबर का पहला जो अभियान होता है यहां पे, अकबर का पहला अभियान या आक्रमण 1561 में मालवा पे था। बाज बहादुर को हराया। किसको हराया? बाज बहादुर को हराया। अब ये बाज बहादुर को जब हराया ना, तो आगे चल के बाज बहादुर भी जो है अकबर के दरबार में आ गए। बाज बहादुर मालवा छोड़ के अकबर के दरबार में आ गए। ध्यान रखना इस बात का, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है।
इसके बाद 1562 में अकबर ने आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल की बेटी हरखाबाई या हीर कुंवर से विवाह किया। ध्यान रखना, अब हीर कुंवर या हरखाबाई से विवाह किया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हीर कुंवर या हरखाबाई जो है, इनको इतिहास में जोधा बाई या मरियम उजमानी, ठीक है, नाम से जाना गया। ध्यान रखना, मरियम उजमानी एक पद था, और मरियम उजमानी का मतलब है कि इनका बेटा अकबर के बाद राजा बनेगा, इसलिए इनको पद दिया गया था मरियम उजमानी। ठीक है, एक बात का यहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप एक चीज और ध्यान रखें, 1568 में 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आधी रात आक्रमण किया। आधी रात में आक्रमण किया। आधी रात में आक्रमण किया। निहत्थे सैनिकों की हत्या की। हत्या की। राणा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर चले गए, जिससे राणा प्रताप नाराज हुए। और नाराज क्यों हुए कि आपको लड़ना चाहिए, आप क्यों वापस गए चित्तौड़गढ़ छोड़ के। अब ध्यान रखना, उस चित्तौड़ युद्ध में ध्यान रखना क्या हुआ था। 1568 में चित्तौड़ का साथ दिया। किसने साथ दिया रात के समय में? एक थे जयमल सिंह। ध्यान रखना, जयमल सिंह मेड़ता। ध्यान रखना, मेड़ता। और दूसरे थे इनके भतीजे कल्ला सिंह राठौर। ध्यान रखना, कल्ला सिंह राठौर। जयमल सिंह मेड़ता और कल्ला सिंह राठौर। आपने अभी हाल फिलहाल में एक मूवी देखी होगी RRR, उसमें आपने देखा होगा कि जूनियर NTR जो है वो अपने कंधे पर रामचरण को बिठा के लड़ते हैं, याद होगा आप लोग। ये सीन जो है इस युद्ध से लिया गया था। जब अकबर ने आधी रात चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, निहत्थे सैनिकों की हत्या करने लगा ये, तो फिर अर्ली मॉर्निंग में मेड़ता के तमाम लोगों ने चित्तौड़गढ़ के लोगों के सपोर्ट के लिए पहुंच गए और एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अकबर खुद गया था और उस युद्ध में तमाम गोलियां चली और कुछ गोली जाकर के जयमल सिंह मेड़तिया के पैरों में लग गई, जिससे उनका दोनों पैर काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उनके भतीजे कल्ला सिंह राठौर ने उन्हें अपने कंधे पे बिठाया और वो कंधे पे बैठकर उन्होंने युद्ध किया। अकबर को महान कहने वाले लोग उनके मुंह पे टेप बंध जाता है जब इस घटना के बारे में वो बोलना शुरू करते हैं। साथियों, अकबर महान था कि नहीं महान था, इस पे बहुत बड़ा डिबेट है,
लेकिन अकबर ने जो चित्तौड़गढ़ में किया ये कहीं ना कहीं अकबर की महानता के लिए कलंक था। जैसे रायसीन की घटना शेरशाह को कलंकित कर देती है, ऐसे ही आधी रात चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर निहत्थे लोगों की हत्या करके अकबर को कलंकित कर देती है। अकबर इतना ही बड़ा योद्धा था तो मौका देता उन्हें शस्त्र उठाने का, सुबह का मौका देता। रात में क्षत्रिय हथियार नहीं उठाते और वो सो रहे थे, उस समय इसने अटैक किया और अर्ली मॉर्निंग में ये युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में अकबर ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण, आक्रमण उसके माथे पर कलंक हो गया, उसके माथे पर कलंक हो गया, माथे पर कलंक हो गया। ध्यान रखना, अकबर कितना भी महान हो लेकिन इस घटना के बाद अकबर कलंकित व्यक्ति हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अकबर का एक अभियान आता है 1570 में, 1570-71 में गुजरात पर विजय, गुजरात पर विजय की। अब गुजरात पर जब विजय इसने किया तो उस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या हुआ? पहला पॉइंट, आगरा में फतेहपुर नाम का एक शहर बनाया, क्योंकि गुजरात पे इसने क्या हासिल किया था? फतेह हासिल किया था। आगरा में फतेहपुर, जिसे हम सीकरी भी कहते हैं, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। तीसरा, सीकरी में, अरे मतलब फतेहपुर सीकरी में ही भैया, पूरा लिख दो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, है ना। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ये कहते हैं कि ये राजपूतों का दरवाजा था, इसको उखाड़ के लाया था ये, ठीक है, बुलंद दरवाजा लगवाया। और कहते हैं इसको बनाने में 8 वर्ष लगे थे, 8 वर्ष लगे थे। और ये जीत का एक सिंबल था जो गुजरात पर इसने हासिल किया था, यानी गुजरात पर जीत का ये सिंबल था, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा इसने लगवाया, बनाने में इसको 40 वर्ष लगे थे, माफ कीजिए 8 वर्ष लगे थे इसको, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इस युद्ध में हरखाबाई ने अकबर का साथ दिया था, अकबर का साथ दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि कुछ राजा ऐसे भी हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है कि उनकी कौन सी रानी थी जो उनके साथ युद्ध में गई थी। जैसे राजा दशरथ के साथ उनकी कौन सी रानी थी जो उनके साथ युद्ध में गई थी? तो कैकेयी, देवासुर संग्राम में। सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उनके साथ युद्ध में गई थी? पद्मावती, कलिंग युद्ध में। अकबर की कौन सी पत्नी थी जो उनके साथ युद्ध में गई थी? जोधाबाई या हीर कुंवर, कहाँ? गुजरात युद्ध में, ठीक है, ये सारी चीजें थी। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आता है? अकबर ने गुजरात विजय के दौरान पहली बार समुद्र देखा। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया एग्जाम में कि इसने पहली बार समुद्र को कब देखा था। समझदार स्टूडेंट तुरंत आंसर कर देगा
और जो थोड़ा सा कम समझदार होंगे उनको ये रटना पड़ेगा। समझदार का मतलब ये कह रहा हूं कि अकबर ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं सब मैदानी इलाकों में थी। यही एक ऐसा था जो समुद्र के किनारे था, तो जाहिर सी बात है समुद्र देख लिया होगा यहीं पे। ठीक है, तो ये था इसका क्या, गुजरात पर विजय। अब इसने क्या किया है, फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या काम किया है, ध्यान रखना। फतेहपुर सीकरी, यहां पे क्या क्या काम इसने किया है। पहला, मरियम का महल, मरियम का महल। दूसरा, बीरबल का महल, बीरबल का महल। तीसरा, इबादत खाना, इबादत खाना। चौथा, दीवाने खास, दीवाने खास, है ना। ये सब फतेहपुर सीकरी में इसने बनवाया, ध्यान रखना इस बात का, इसने सब फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। अब इसके बाद एक लड़ाई और आती है जिसको हम सभी लोग कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। साथियों, ये हल्दी घाटी का युद्ध अभी आपको मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूं, आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको केवल नॉर्मल आपको जानकारी दे रहा हूं, इसके बारे में आपको पूरा आधे घंटे में समझाऊंगा, परेशान मत होना। राणा प्रताप का पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, उसमें हल्दी घाटी का युद्ध और उसमें अपनाई गई पॉलिसीज, ये सब डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हल्दी घाटी में छापेमार युद्ध हुआ, किस तरीके से अकबर को जो है राणा प्रताप ने जीतने नहीं दिया, और बाद में एक लड़ाई और होती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ दिबेर, और उस लड़ाई में कैसे अकबर की सेना हार गई और राणा प्रताप इस युद्ध को जीत गए थे। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध में कौन थे, राणा प्रताप वर्सेस मानसिंह। मानसिंह किसके सेनापति थे, अकबर के, अकबर के सेनापति, अकबर के सेनापति, ध्यान रखना। अकबर खुद युद्ध करने नहीं आया था। राणा प्रताप जो थे, इनके अगर मैं सेनापति की बात करूं तो इनके सेनापति कौन है, हकीम खान सूरी, हकीम खान सूरी, हकीम खान सूरी। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, हकीम खान सूरी एकमात्र मुसलमान था जो राणा प्रताप की सेना में था। दूसरे हैं झाला मान सिंह, झाला मान सिंह, ध्यान रखना, हकीम खान सूरी, झाला मान सिंह। ठीक है, ये दो लोग हैं जो महत्वपूर्ण सेनापति हैं किसके, राणा प्रताप के। ठीक है, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, इस युद्ध का कोई परिणाम, कोई परिणाम नहीं निकला, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। साथियों, राणा प्रताप के घोड़े का नाम सब जानते हैं, चेतक, और इनके हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद। ठीक है, और इस राम प्रसाद को अकबर की सेना ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, ठीक, और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, ना तो राणा जीते और ना ही अकबर हारा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं और 1582 में आते हैं। 1580 में पहले आ जाइए। 1580 में क्या होता है, दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था की शुरुआत, की शुरुआत हुई। इसका संबंध क्या था, इसका संबंध किससे था, राजस्व, राजस्व प्रणाली से। इसका मंत्री कौन था, टोडरमल, टोडरमल, ध्यान रखना इस बात का। दहसाला व्यवस्था किस पे आधारित थी,
मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर, मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसी बीच अकबर ने कुछ और पॉलिसी स्टार्ट की थी। अकबर ने ध्यान रखना, अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, इलाही सिक्का, संसब सिक्का, रुपया सिक्का, मनसबदारी प्रथा, की शुरुआत की। 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन-ए इलाही धर्म क्या था? एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास। ध्यान रखना, दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत किया, जो कि क्या है? एकेश्वरवाद को मान्यता है। किसको मानता है? एकेश्वरवाद को मानता है। दीन-ए इलाही धर्म का पुरोहित जो है, पुरोहित जिसको प्रीस्टहुड कहते हैं, वो कौन है? अबुल फजल। ठीक है। और इसे मानने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन है? बीरबल। ध्यान रखना, कौन है? बीरबल है। ध्यान रखना, कौन है? बीरबल है, दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाला। ठीक है, ओके। अब यहीं पर आप देखेंगे अकबर ने कुछ और काम किए, जैसे क्या? लाहौर का किला बनवाया इसी समय। ठीक है, लाहौर राजधानी बनी। लाहौर क्या बनी? राजधानी बनी। इसके बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की स्थापना तथा राजधानी बनी। इलाहाबाद किले का निर्माण। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना, इलाहाबाद किले का निर्माण कराने के बाद इसने और क्या किया था? अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद किले में लगवाया। इलाहाबाद किले में लगवाया। इलाहाबाद के किले में लगवाया, जिससे आज इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो आप सब लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद फिर अकबर ने कौन कौन से सुधार किए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट अकबर के सुधार है ना, अकबर के सुधार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अकबर के सुधार तथा प्रशासन, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट किया करें भैया, और कोई डाउट रहा करे तो उसको भी जरूर कमेंट करके पूछ लिया करें आप लोग। ठीक है,
ओके, तो क्लासेस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।